स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, रेले जीन्स लॉ और प्लैंक्स रेडिएशन लॉ पे मुश्तमिल है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो स्पेक्ट्रल रेडिएंसी कर्व है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं, कैविटी रेडिएशंस, उनकी जो एक्सप्लेनेशन है, उनकी वेवलेंथ की, वो किस फार्मूले पे बेस करती है। तो इसके लिए सबसे पहले वीन्स ने अपना लॉ इंट्रोड्यूस किया था जिसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहा जाता है, एंड इट फॉलोज फ्रॉम द स्पेक्ट्रल रेडिएंसी कर्व, जो इसी बुक में आपको पेज 2.1 में नज़र आ रही है। ये वाली फिगर जो है, इस फिगर का रेफरेंस है कि ये बिल्कुल वैसी है जैसी आपकी बुक में है। अच्छा, आज हम जो पढ़ रहे हैं ये मॉडर्न फिज़िक्स, टेक्स्ट बुक को मॉडर्न फिज़िक्स फॉर BSc क्लासेस बाय MH मुसद्दक, उससे पढ़ रहे हैं। ये मैंने जो आपको स्क्रीन शेयर की हुई है, ये उसी बुक के पेज 94 से ऑनवर्ड पेजेस की पिक्स हैं। अच्छा, इसमें वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि द वेवलेंथ एट विच स्पेक्ट्रल रेडिएंसी इज़ मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम, डिक्रीजेज विद increase in temperature. Wiens concluded that lambda maximum varies inversely as the temperature of the cavity radiator, that is lambda maximum inversely proportional to temperature. और अगर proportionality को लगा दें तो कांस्टेंट की वैल्यू 0.0029 मिली केल्विन के बराबर, मीटर केल्विन के बराबर आती है, सॉरी। और ये जो प्रोडक्ट है T लैम्डा मैक्सिमम, दैट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट विद मेजर्ड वैल्यू 2898 micrometer Kelvin, and this relation 2.4 is called Wien's displacement law. Wien also derived a theoretical expression for the spectral radiancy which fit quite well at short wavelength. क्योंकि इसमें जो शॉर्टर वेवलेंथ है उस पर वीन्स लॉ जो था वो अच्छी तरह से उसको फुलफ़िल करता था, उस पर मुकम्मल पूरा उतरता था। लॉन्गर वेवलेंथ पे उसका जो रिलेशन था वो उसको पूरा नहीं करता था। ये जो उसने डेरिवेशन की थी एक फार्मूले की, वो शॉर्टर वेवलेंथ को वो मुकम्मल फिट आता था वो रिलेशनशिप। हाउएवर, वीन्स फार्मूला वाज नॉट बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन बट वाज बेस्ड ऑन कंजेक्चर और गैस। ये गैस था उसका, एक मफरूज़ा था, उस पर ये बेस करती थी उसकी जो फार्मूले की जो डेरिवेशन थी। इन दैट ही एक्सप्लॉइटेड दैट एनोलॉजी, the analogy between the spectral radiancy curves and Maxwell velocity distribution curve for molecules of an ideal gas। ये आप थर्मोडाइनमिक्स में मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, वहाँ पे भी वेलोसिटी की जो कर्व्स आती हैं वो बिल्कुल इसी तरह से स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व्स थी। उसने उन दोनों को सेम रखा था, तो ये एनालॉजिकल दोनों चीज़ें सेम है। इसके बाद रेले जीन्स लॉ है। 1900 में रेले और जीन्स दोनों ने मिलके काम किया था, इसी पे स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। एंड द टू फार्मूलाज वर सजेस्टेड बट नेदर ऑफ द टू कुड फिट इनटू द स्पेक्ट्रल कर्व ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द वेवलेंथ। जो रेले जीन्स लॉ था ये लॉन्गर वेवलेंथ को फुलफिल करता था। ये देखिए आप फिगर 2.2 में, इसमें देखें ये सॉलिड लाइन में प्लैंक्स लॉ की है, इसको भी आप छोड़ दें, और जो ब्रोकन लाइन है इसमें एक रेले जीन्स लॉ की है और दूसरी वीन्स लॉ की है। तो रेले जीन्स लॉ की जो कर्व थी वो लॉन्गर वेवलेंथ को बिल्कुल उसी शेप में आ रही है जैसे प्लैंक्स लॉ की आ रही है, और जो वीन्स लॉ था वो शॉर्टर वेवलेंथ की कर्व का जो राइट साइड लेफ़्ट साइड का हिस्सा था उसको फिल करता था। और ये नीचे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ में नीचे जो इक्वेशंस 2.5 और 2.6 दी हुई हैं, ये वीन्स फार्मूला और रेले जीन्स फार्मूला की इक्वेशंस हैं। अब रेले जीन्स ने क्या कहा था, द फर्स्ट ड्यू टू ओरिजिनली टू लॉर्ड रेले बट लेटर ड्राइव्ड independently by Einstein and modified by James Jeans was based on classical wave theory. Unfortunately, it completely fails to fit into experimental curve, not even passing through a maximum. However, the Rayleigh-Jeans formula does fit into the experimental curves quite well over long wavelength range. The Rayleigh-Jeans formula, though unsatisfactory, is the best that classical physics could offer. यानी कि ये क्लासिकल थ्योरी पे बेस करता था, और ये क्लासिकल थ्योरी जो बेस्ट ऑफर करती थी ये उसके था, इससे बेहतर रिजल्ट क्लासिकल थ्योरी से नहीं आ सकते थे।
इसके बाद प्लांक्स ने अपना रेडिएशन लॉ इंट्रोड्यूस कराया. प्रायर टू इनोसिएशन ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन बाय मैक्स प्लांक वी हैड टू फार्मूलाज. दो फार्मूला थे प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी से पहले. एक था रेले-जीन्स फार्मूला और दूसरा था वीन्स फार्मूला. वीन्स फार्मूला में आर लैम्डा क्या जो स्पेक्ट्रल रेडियंसी है वेवलेंथ का फंक्शन है, दैट इज इक्वल टू C1 लैम्डा -5, लैम्डा की पावर -5 है, एक्सपोनेंशियल पावर -C2 ओवर लैम्डा ओवर टी. हेयर C1 एंड C2 आर कांस्टेंट. और दूसरा फार्मूला है रेले-जीन्स फार्मूला. ये है R विच इज़ इक्वल टू 2 पाई C KT ओवर लैम्डा की पावर 4. हेयर C कांस्टेंट, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है. ओके, मैक्स प्लांक्स advanced a revolutionary concept about the nature of radiation in the form of quantum theory of radiation. In that, he assigned discrete behavior to radiation. He regarded radiation as being emitted in little bursts of energy rather than continuously called quanta. इसने मैक्स प्लांक ने एनर्जी के बारे में कहा कि एनर्जी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं बल्कि ये बर्स्ट ऑफ एनर्जी हैं, लिटिल बर्स्ट ऑफ एनर्जी. और उसको बाद में उसने क्वांटा का नाम दिया. द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. और एनर्जी की वैल्यू इज इक्वल टू एच न्यू. यहाँ वी नहीं है, इसको न्यू पढ़ना है. आपकी बुक में इसकी जगह पे एफ भी लिखा होगा, इज इक्वल टू एच एफ. एफ भी इस्तेमाल होता है और न्यू भी इस्तेमाल होता है. ये ग्रीक लेटर है न्यू, जिसको फ्रीक्वेंसी के लिए ज़ाहिर किया जाता है, फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एच प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू गिवन है. बेसिंग हिज डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑन क्वांटाइज बिहेवियर ऑफ रेडिएशन, प्लांक्स ने इन दोनों फार्मूला को इकट्ठा किया, वीन्स फार्मूला और रेले-जीन्स फार्मूला को, और उसको कंबाइन करके उसने एक अपना फार्मूला इंट्रोड्यूस कराया था विच इज़ आर लैम्डा इज इक्वल टू ए लैम्डा 5 1 over exponential b over kt minus 1. Here a and b are constant, empirical constant chosen to give the best agreement of this formula with experimental curve. Within 2 months, Max Planck was able to recast his formula in the form. फिर उसने नया फार्मूला दिया 2 महीनों के बाद. अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब मैक्स प्लांक्स ने अपना ये फार्मूला दिया था तो उसके पास सिर्फ ये डेरिवेशन थी, उसके पास थ्योरी नहीं थी कि ये कैसे फार्मूला डेरिवेशन होगी उसकी. फिर उसने उस पर काम किया जब फार्मूले पे मज़ीद, तो फिर उसने इसको मज़ीद मॉडिफाई किया और इसकी मुकम्मल उसने थ्योरी पेश की थी. और फिर उसका पेपर जो था ये पब्लिश हुआ था. और न्यू फार्मूला में 2 पाई C स्क्वायर एच ओवर लैम्डा 5 इंटू 1 ओवर एक्सपोनेंशियल एच C ओवर लैम्डा KT माइनस 1. यहाँ पे C स्पीड ऑफ लाइट है, एच प्लांक कांस्टेंट है, और नीचे आगे एक्सपोनेंशियल में K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है. एच C आपको पता है प्लांक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट है. This law fit into experimental data for a cavity radiator over all range of wavelength, unlike the Wiens and Rayleigh-Jeans formulas. By fitting equation 2.9 to the experimental data, Planck's could not presently accepted values of K Boltzmann constant and Planck's constant as. फिर उसकी K की वैल्यू है 1.38 10⁻23 जूल पर मॉलिक्यूल केल्विन, और H की वैल्यू है 6.60 10⁻34 जूल सेकेंड. इसके आगे इसकी प्रॉब्लम्स हैं 2.1. आप इसी से दोनों जो तीनों फार्मूलाज हैं इनसे रिलेटेड हैं. ये 2.1 फिर 2.2 है और 2.3 और 2.4 यहाँ तक, ये यहाँ पे एंड हो रही हैं. इसमें इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए पहले जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें किया हुआ है कि शो दैट प्लांक्स रेडिएशन लॉ अप्रोचेस द क्लासिकल लॉ रेले-जीन्स लॉ एट लॉन्ग वेवलेंथ. अगर लॉन्गर वेवलेंथ लें तो प्लांक्स फार्मूला रेले-जीन्स फार्मूला में कन्वर्ट हो जाता है. और फिर जो सेकंड प्रॉब्लम है उसमें ड्राइव करना है प्लांक्स फार्मूला से, ड्राइव वीन्स फार्मूला फ्रॉम प्लांक्स फार्मूला. तो फिर शॉर्टर वेवलेंथ के लिए वो फिर प्लांक्स फार्मूला से वीन्स फार्मूला ड्राइव हो जाता है. और फिर उसके बाद ये यहाँ पे
कि थर्ड प्रॉब्लम है, इसमें ड्राइव वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ फ्रॉम प्लैंक्स लॉ, ये वीन्स फार्मूला उसी को फिर ड्राइव किया हुआ है, ये रिजल्ट आ जाते हैं कांस्टेंट की वैल्यू। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ है, शो दैट प्लैंक्स एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर। ये एग्जांपल देख लीजिएगा, अगर आपने करनी हुई तो कर लीजिएगा, नहीं तो ये पहले 3 जो है ना ये लाजमी कीजिएगा। अगर इसमें से कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।